हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने काफ़ी कुछ पार्ट कवर कर लिया है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज में हेलिकल पाथ हमने कवर कर लिया। आज हम देखते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर और कुछ एक एडिशनल टॉपिक्स। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगता है। जैसे ये कोई करंट कैरिंग वायर है, वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो एक वायर है जिसकी लेंथ है L और इसमें करंट है I और इसको हमने रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एट एंगल थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू QVB साइन थीटा। जो फोर्स है वो चार्ज पर लगता है। अब आप देखिए करंट कैरिंग वायर को हम किस तरह से हीट करते हैं। यहाँ पर अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि चार्ज Q जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने के कारण ही करंट आती है। करंट को आप dQ/dt या फिर Q/T लिख दें। और क्योंकि इसकी वेलोसिटी v है तो v इक्वल टू L/T या T की जगह आप चाहें तो L/v रख दें। तो मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम बोल रहे थे QVB साइन थीटा, Q की जगह रखा आपने IT, V की जगह आप चाहें तो रखते हैं L/T। तब ये फोर्स आ जाएगा BIL साइन थीटा। In vector form we can write IL cross B. IL is the current element जिसको हमने यहाँ पर वेक्टर कंसीडर किया है और इसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग होगी। किसी भी शेप का हो सकता है ये। अगर कोई रैंडम शेप का होता है जिसमें करंट यहाँ जा रही है तो अलग अलग पॉइंट पर ये करंट एलिमेंट अलग अलग
डैश में दिखाई देगा। तो इसको वेक्टर कंसीडर किया जाएगा जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अलग होगी। छोटा सा एलिमेंट करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ L है और इस पर करंट I है, तो ये IL वेक्टर बन जाएगा। सो इन जनरल मैग्नेटिक फोर्स जो हमने लिखा है यहाँ पर BIL sin थीटा, जिसमें L वायर की लेंथ है। अब वही की वही बातें हैं, अगर थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब वायर इस तरह से रखा है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही है। ये वायर है और इसमें करंट A से B जा रही है, तो यहाँ थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। और जब थीटा 90 डिग्री होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इस वायर पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और ये मैक्सिमम फोर्स BIL के बराबर होगा। फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी? वही बात है, राइट हैंड रूल और या फिर आप वेक्टर प्रोडक्ट से भी पता लगा सकते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर वायर रखा है जिसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। राइट हैंड की थंब और फिंगर्स को आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे, फिंगर्स रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब रहेगा करंट की डायरेक्शन में, तो पाम जो होगा ये फोर्स दिखाएगा वायर पर। वेक्टर प्रोडक्ट में तो आप चाहें तो IL क्रॉस B ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारी फिंगर्स जो होंगी, आप चेक करिएगा, तो आई कैप में जाएंगी, करंट जो जा रही है वो J कैप में है, तो फोर्स जो हो जाएगा वो K कैप में आएगा। K कैप में आएगा कि माइनस K कैप में आएगा? देखें आप तो माइनस K कैप में आएगा, यानी कि डाउनवर्ड्स आएगा। आप रख के देख लें। IL देखें यहाँ पर, तो IL J डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड I डायरेक्शन में है, तो फोर्स माइनस K में आ जाएगा। तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। चाहे तो राइट हैंड रूल लगाएं और चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएं। इस फोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, F इक्वल टू IL क्रॉस B, या फिर इसका मैग्नीट्यूड देखें आप तो VIL sin थीटा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर is always
परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर, हमेशा वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर लगेगा। तो वायर अगर इस तरह से है, मैग्नेटिक फोर्स की लेंथ के हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा। ऊंचा किसी भी तरफ आए लेकिन लेंथ के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। अगर वायर टेढ़ा मेढ़ा भी है तो आप करंट को देखेंगे, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा। इस तरह से फोर्स लगेंगे जो कि करंट कैरिंग एलिमेंट के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सॉरी। दूसरी बात इसमें आप जान के देखें, अगर वायर लीनियर नहीं होता, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और सपोज कीजिए इसके अंदर कोई वायर रखा है, इस तरह से रखा है, तो आप अलग अलग एलिमेंट पर फोर्स पता लगाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, कंसीडर ईच स्मॉल एलिमेंट, छोटे से छोटा एलिमेंट आप कंसीडर करेंगे एंड कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट। dF इक्वल टू IDL क्रॉस B से हर एलिमेंट पर फोर्स आएगा और नेट फोर्स जो आएगा वो इन सभी का वेक्टर सम हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का इजी मेथड ये होता है, join the ends of the wire by a straight line। आप वायर के दोनों एंड्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन, आप उस लाइन की लेंथ पता लगा लें, वायर की लेंथ नहीं। और उसके बाद में आप फॉर्मूला यूज करें BIL साइन थीटा। इसमें L जो होगा वो वायर की लंबाई नहीं बल्कि लाइन की लंबाई होगी। तो इस तरह से आप फोर्स पता लगा सकते हैं नॉन लीनियर वायर पर। यहाँ पर देखें आप, तो वायर के दोनों एंड्स को आप एक लाइन से जोड़ देंगे। तो वायर के दोनों एंड्स को आपने एक लाइन से जोड़ दिया है। वायर की लंबाई कुछ भी हो, इसमें करंट जा रही है A से B, इसकी लेंथ पता लगा लें L और ये एंगल आ जाएगा थीटा, तब ये फोर्स आ जाएगा BIL साइन थीटा और डायरेक्शन आ जाएगी एन कैप जो भी है, मैग्नीट्यूड में BIL। और ये L इज द लेंथ ऑफ लाइन, ये वायर की लंबाई नहीं बल्कि उस लाइन की लंबाई है जिसने वायर के दोनों एंड्स को जोड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आता है आपके पास में,
जैसे ये वायर आता है आपके सामने, करंट इसमें आई जा रही है और आपसे पूछा गया है कि फोर्स बताओ वायर पर कितना लगेगा। वायर अगर लीनियर नहीं है तो आप तरीका वही लगाएंगे कि दोनों एंड्स को एक लाइन से जोड़ देंगे और उस लाइन की लेंथ पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो लाइन आपने लगाई है ए से बी, आर और आर के हिसाब से उसकी लंबाई हो जाएगी √2r। ये √2r हो जाएगी लंबाई इसकी। ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, तो ये 45, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। अब फोर्स हो जाएगा BI √2r और sin 45। sin 45 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 1/√2 और ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप ऐसा करेंगे, ये 90 है, ये 45 है, तो ये एंगल भी 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, यानी इस वायर में और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पर आप ए को बी से जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे एक लाइन से और उसमें करंट फ्लो करेंगे ए से बी, तो यहाँ थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ फोर्स भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर वायर इस तरह से आता है, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L दी है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है। आपने ए को बी से कनेक्ट किया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसकी लेंथ भी L आ जाएगी, लेकिन करंट ए से बी आएगी, जो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दिखेगा, तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप नॉन लीनियर वायर पर फोर्स पता लगा सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, if any closed loop is placed in uniform magnetic field, net force on the loop is always 0. Force on any part of the wire or loop may be non-zero. उसके किसी पार्ट पर फोर्स लग सकता है, लेकिन पूरे के पूरे वायर पर नेट फोर्स तो 0 ही आएगा। कॉम्बिनेशन ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और क्लोज लूप होना चाहिए। तो अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप रखा है, चाहे वो किसी भी शेप का हो,
चाहे वो किसी भी शेप का हो। चाहे रेगुलर शेप हो या इरेगुलर शेप हो। ठीक है, अब इसके आप देखेंगे तो इसका कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिस पर, जैसे इस एलिमेंट की बात करूं मैं, तो इस एलिमेंट में तो आपको साफ दिख रहा है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इस एलिमेंट की आप बात करेंगे तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपने एक एलिमेंट लिया है ए बी और एक एलिमेंट आपने लिया है सी डी। तो ए बी एलिमेंट पर नेट फोर्स जीरो है, सी डी एलिमेंट पर फोर्स जीरो नहीं है, बट ओवरऑल इस पूरे के पूरे लूप पर नेट फोर्स जीरो आएगा। तो किसी पार्ट पर फोर्स लग सकता है, किसी पर नहीं लग सकता। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये करंट के डायरेक्शन में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन सभी के अंदर नेट फोर्स लूप पर क्या आएगा, जीरो आएगा। फोर्स ऑन एनी पार्ट ऑफ लूप may be zero or non-zero, but on whole wire या पूरे के पूरे लूप पर नेट फोर्स तो हमेशा जीरो ही आएगा। कब होगा, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और क्लोज लूप हो, ये जोड़ा होना चाहिए, तो नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा। पांचवी बात, तीसरी बात हुई, चौथी बात, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देयर मे बी टेंडेंसी ऑफ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और रोटेशन। क्लोज लूप के अंदर नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन फिर भी स्टिल नेट फोर्स जीरो होगा, बट देयर मे बी टेंडेंसी ऑफ एक्सपेंशन, मतलब फैलने की टेंडेंसी या फिर सिकुड़ने की टेंडेंसी हो सकती है या रोटेशन की टेंडेंसी हो सकती है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर आपने सर्कुलर लूप रख दिया है, मान लीजिए, अब सपोज कीजिए कि एक लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रही है और एक लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। आप हर एलिमेंट पर फोर्स पता लगाएंगे राइट हैंड रूल यूज करते हुए। फील्ड में फिंगर्स और थंब करंट में रखेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये फोर्स इस पर टेंशन प्रोड्यूस करेगा। नेट फोर्स जीरो होने के बाद भी इस लूप में यहाँ पर एक्सपेंशन की टेंडेंसी पाई जाएगी। राइट हैंड को यूज करते हुए देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की यानी सिकुड़ने की टेंडेंसी पाई जाएगी। सो देयर में भी टेंडेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और आप सीधे हाथ राइट हैंड रूल को यूज़ करें या आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप।
तो करंट जो आई डी एल जा रहा है वो आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के में है, तो आई क्रॉस माइनस के, आपने देखा होगा आई जे के जो होता है, के क्रॉस आई होता है जे, आई क्रॉस के माइनस जे, और यहाँ माइनस लगाया तो प्लस जे में फोर्स आ जाएगा। और इसी तरह से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और मान लीजिए इसमें कोई कॉइल ऐसे रखी है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और क्लोज लूप है तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इस वाले पार्ट पर कोई फोर्स नहीं लगेगा करंट की डायरेक्शन में, इस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। आप राइट हैंड के फिंगर्स को रखें मैग्नेटिक फील्ड में, और थंब को रखें करंट में, तो इस पर जो फोर्स आएगा वो इनवर्स आएगा, और इस पर जो आएगा वो आउटवर्ड्स आएगा। तो इसका ये वाला साइड प्लेन के अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, मतलब एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, तो इसमें इस तरह से रोटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेंशन की टेंडेंसी मिल रही है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की टेंडेंसी मिल रही है, और यहाँ पर रोटेशन की टेंडेंसी मिल रही है। तीनों ही केसेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप रखा है, और नेट फोर्स सभी पर जीरो है। टॉर्क कितना लगेगा, रोटेशन होगा तो टॉर्क लगना चाहिए, कितना आएगा वो देखेंगे अभी हम। फिफ्थ पॉइंट, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। अगर वायर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ही, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। जैसे दो वायर रखे एक दूसरे के पैरेलल है, इसमें I1 करंट और इसमें I2 करंट, और दोनों वायर एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखें, टू वायर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट डिस्टेंस d। तो ये वायर A है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ A। राइट हैंड रूल लगाएंगे आप, तो वायर B पर आपको फोर्स इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। इसी तरह से ये वायर B का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और A पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो फोर्स बिटवीन द वायर्स जो आएगा यहाँ पर, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू लेंथ। जिस लेंथ पर आप चाहते हैं उस लेंथ पर या उस एलिमेंट की लेंथ को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये फोर्स मिल जाएगा आपको। और अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए तो वो आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, और इसकी यूनिट तो न्यूटन है ही। अगर वायर्स पैरेलल होते हैं और करंट एक दूसरे के पैरेलल है, या फिर करंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो पैरेलल कंडीशन में ये फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा, और एंटी पैरेलल के केस में ये रिपल्शन का लगेगा।
यानी कि अगर करंट पैरेलल हुई तो फोर्स जो लग रहा था म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू लेंथ, ये फोर्स अट्रैक्शन का हो जाएगा। और यहाँ पर सेम फोर्स रिपल्शन का लगेगा। किसी स्मॉल एलिमेंट पर फोर्स चाहिए आपको, तो ये फोर्स आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू डी एल। वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू डी एल। dl is the length of element। आप इसको यूज करते हुए परपेंडिकुलर वायर्स पे फोर्स पता लगा सकते हैं। तो 7th पॉइंट है ये। जैसे ये वायर रखा है यहाँ पर और एक वायर यहाँ रखा है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, इसमें I2, लेंथ है इसकी L और इसका ये एंड यहाँ से A डिस्टेंस पर है। फोर्स ऑन वायर AB। तो एक स्मॉल एलिमेंट को आप देखते हैं, इस वायर से X डिस्टेंस पर आप एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। X डिस्टेंस पर आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ dx है, तो इस पर फोर्स लगेगा म्यू नॉट I1 I2 2 पाई, डिस्टेंस कितना लिया है x और लेंथ है dx। पूरे वायर पर फोर्स चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन dx बाई x। यहाँ पर x की वैल्यू a और यहाँ पर x की वैल्यू a प्लस l। तब ये फोर्स बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, dx बाई x मतलब ln x और लिमिट लगेंगे तो ln a प्लस l बाई a। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन परपेंडिकुलर वायर्स। पैरेलल वायर्स का तो मैंने आपको बताया दिया है। अट्रैक्शन रिपल्शन का आप ध्यान रखेंगे, कब अट्रैक्शन लगेगा और कब रिपल्शन लगेगा। ठीक है, तो ये फोर्स बिटवीन द वायर्स है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल, अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रही होती है बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव एरिया।
तो अगर ये कोई कॉइल है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I इंटू एरिया, और अगर इसमें n टर्न्स है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा NI इंटू एरिया। A is the area of coil and I is the current। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट हो जाएगी करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन हमेशा इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये कॉइल आपको ऐसी दिखती है और इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, तो आप चेक करेंगे तो ये या तो N या फिर S बन रहा होगा। आप बना के देख लें इसको। तो ये देखिए, आप इधर एरो बनाएंगे तो ये S बन रहा होगा यहाँ पर, यहाँ S बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा लेकिन N बन जाएगा। जहाँ पर S बनता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्स आएगा, क्योंकि वो फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो उसका अपोजिट फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा। यहाँ ये नॉर्थ पोल बन रहा है, तो नीचे वाला साउथ पोल बन जाएगा। मैग्नेटिक लाइन हमेशा नॉर्थ से एक्सिट होती हुई साउथ में एंटर होती हुई दिखाई देगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कॉइल इस तरह से है, करंट तो फ्लो हो ही रही होगी, आपको दिख जाएगी इसमें। तो आप चेक करें कि ये N बन रहा है कि S बन रहा है। S बनाएंगे आप या N बनाएंगे तो एक ही बनेगा, दोनों नहीं बनेंगे करंट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि मैंने करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो कर दी है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि S बन जाए। तो आप देखेंगे कि जब आप S बनाने की कोशिश करेंगे तो ये एरो तो उल्टे बनने लगे। इसका मतलब S बना के गलती कर दी आपने, तो S मत बनाइए, फिर N बना के देखिए। N बनाएंगे, ये एरो कोइंसाइड कर गया, ये एरो भी कोइंसाइड कर गया, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ही आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये S बन रहा होगा, ये देखिए। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्स हो जाएगा। और ये बात तय है कि अगर एक फेस N बनेगा तो दूसरा फेस S बनेगा। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाएंगे। तो नंबर 8 में पॉइंट्स में मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट बता दूं कुछ कॉइल्स के। सॉरी। जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें 1 टर्न है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा करंट इनटू एरिया। ये भी सर्कुलर कॉइल है लेकिन इसमें n टर्न्स हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा I इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका साइड है A, स्क्वायर कॉइल है, 1 टर्न है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा करंट इनटू साइड का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है,
लेकिन इसमें n टर्न्स हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा NIA²। इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट आएंगे, सिंपली करंट इनटू एरिया से आ जाएंगे। जैसे ये कॉइल आती है यहाँ पर, अब इसमें 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं आपको। छोटे वाले का रेडियस R1 और बड़े वाले का रेडियस R2 मान लेता हूँ। करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो सेमी सर्कल का एरिया πr²/2 होता है। करंट एक पूरा लूप बना रही है, दोनों मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएंगे, अलग अलग के, लूप तो एक ही है। तो I और एरिया हो जाएगा इसका πr1² + r2²/2। क्लॉकवाइज करंट जो होती है वो हमेशा साउथ पोल ही बनाएगी। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्स मतलब क्रॉस आएगा। क्लॉकवाइज करंट क्रॉस, क्लॉकवाइज करंट क्रॉस, CCC। क्रॉस का मतलब साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी तो फिर नॉर्थ पोल बना देगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाएंगे। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो टॉर्क बचा है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स वाले चैप्टर में ही हम कवर करेंगे, जिसमें हम कॉइल्स और उस पर लगने वाले टॉर्क की हम ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। कल हम इसके DPP करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को दोबारा पढ़िएगा आप एक बार, और सब मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 5-6 लेक्चर्स हैं इसके, जो 40-40 मिनट के या 30-30 मिनट के हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 घंटे आपको लगेंगे। तो आपका चैप्टर दोबारा आप एक बार रिवाइज करें और पढ़ें। जो जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन अलग अलग क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कल डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय।